हेलो इन्वेस्टर्स। आज हम एक और इंडिया का सबसे बड़े फंड में से एसबीआई म्यूचुअल फंड का एसबीआई ब्लू चिप फंड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस फंड के बारे में बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट आया था, तो आज इसे हम रिव्यू करते हैं। तो ये फंड 2006 में बना हुआ था और इसका एयूएम 32,000 करोड़ का है अभी तक। और ये इतना साइज बड़ा है, लेकिन ये अपना साइज डिजर्व करता है या नहीं। और इस साइज इतना साइज एक्युमुलेट करने के लिए दो इंपॉर्टेंट रीजंस थे। पहला, ये सबसे बड़े बैंकिंग हाउस के म्यूचुअल फंड है, जो कि है एसबीआई म्यूचुअल फंड। दूसरा, इक्विटी में कोई भी इन्वेस्ट करता है तो सबसे पहले ब्लू चिप कंपनीज में जाता है। तो ये एसबीआई ब्लू चिप फंड में इतना सारा इन्वेस्टमेंट आया है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसके बारे में हम आगे जानते हैं। तो वीडियो एंड तक इसे देखिए। तो सबसे पहले इसकी परफॉर्मेंस ही देख लेते हैं। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें पिछले एक साल में, तो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। और ऐसा ही अक्रॉस लगभग सारे टाइम पीरियड में दिखा है। 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल। 10 साल में थोड़ा इसने ओवर परफॉर्म किया था मार्केट, लेकिन अगर हम इंसेप्शन से देखें तब भी अंडर परफॉर्म किया। तो अगर हमने इंसेप्शन में पैसा डाला होता ना इस फंड में, और वही पैसा आपने किसी इंडेक्स फंड में डाला होता, तो आपका इंडेक्स फंड में रिटर्न ज़्यादा हुआ था बिना किसी झंझट के। जो आप सोचते कि हमारा फंड मैनेजर अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, उसके बावजूद भी ये फंड मैनेजर पिछले 12 साल से इस फंड के साथ जुड़ी हुई है। उसको 12 साल होने को आ रहे हैं। तो आप सोचेंगे ऐसा क्या खास किया। तो उसमें आपको दिख ही रहा होगा कि पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस ने इसे बीट किया। एसबीआई वालों के अगर फंड मैनेजर देखेंगे तो काफ़ी टाइम से रहे। जैसे एसबीआई स्मॉल कैप का भी फंड मैनेजर 2013-2015 से है। काफ़ी लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड का वो मैनेजर रखते हैं। दूसरा, अगर आप एक कस्टम पीरियड को देखेंगे 2012 से 2019, 2019 में है कि 2020 में, क्योंकि कोरोना वायरस आ गया तो उसके बाद के रिटर्न बहुत ही अनइवन है बाकी सबके। इस पीरियड में उसने ओवर परफॉर्म किया था। और ऐसा ही होता है कि लार्ज कैप के जो फंड मैनेजर है वो रेयरली ही अपना बेंचमार्क बीट कर पाते हैं। तो आपको ये पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अब इसकी कुछ खास बातें देखते हैं। पहली बात जो मुझे बहुत ही अलग लगी बाकी सारे फंड से, कि वो इसका जो टर्नओवर रेशियो है वो बस 6% है, जो कि बहुत ही कम है। 6% यानी ये ट्रूली लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। 6% तो आपका इंडेक्स का भी नहीं होता है। इंडेक्स भी हर 6 महीने में थोड़े स्टॉक्स को चेंज करता रहता है, क्योंकि उनको हर साल वो करना होता है रिशफल। लेकिन इन्होंने जो भी फंड लिया है वो ट्रूली लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हिसाब से लिए होंगे, तो हमें इनके शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को तो वैसे ही देखना नहीं चाहिए। इसके अलावा हम इसके बाकी पैरामीटर्स को अगर ऑब्जर्व करें, जैसे रिस्क रेशियो। अब रिस्क रेशियो में क्या होता है कि हम कंप्यूट करते हैं कि ये इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो अगर आप इसका 10 साल का पीरियड देखेंगे फॉर रिटर्न, सेकंड नंबर पर आ, तो यही इसका एक ऐसा पैरामीटर है जो इसको अभी भी मेंटेन रखा हुआ है। नहीं तो अगर आप बाकी टाइम पीरियड के अक्रॉस देखें तो बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस रहा है। अब इसमें अगर आप रिस्क मेजर्स देखेंगे ना, तो इसका अल्फा नेगेटिव है। अल्फा नेगेटिव मतलब जितना आप रिस्क ले रहे हैं मार्केट को रिटर्न बीट करने के लिए, उससे आपको कम रिटर्न मिल रहा है। अगर आप इतना ही रिस्क सिंपल एक मार्केट बेस्ड फंड में डाल दे तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है। लेकिन इसमें वही बात है कि लास्ट 3 इयर्स में कैलकुलेट हुआ है, तो ये पैरामीटर्स जरूर ही चेंज होगा, क्योंकि 3 इयर्स के पैरामीटर्स में इसने अच्छे से अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया। शॉर्ट इन रेशियो कम है, शार्प रेशियो कम है, बीटा 1 है। बीटा कम होना चाहिए, बीटा ज़्यादा है। स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है अपने कैटेगरी से, तो मतलब कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा है ये। मीन रिटर्न कम है। मीन रिटर्न बेसिकली इंडेक्स से कम है, लेकिन आप देखें इक्विटी लार्ज कैप, यानी ऐसा नहीं है कि बस यही ब्लू चिप फंड बेकार परफॉर्म कर रहे हैं। इट इज स्प्रेड अक्रॉस द स्पेक्ट्रम कि सारे के सारे बेकार परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, कुछ पैरामीटर्स में इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही घटिया रही है, तो वो मैं मानता हूँ। लेकिन क्या अभी भी लोगों को इस पर ट्रस्ट करना चाहिए, वो सब मैटर करता है कि
अभी के वैल्यूएशन में कैसा उसका पोर्टफोलियो है, क्योंकि हमें तो फ्यूचर रिटर्न चाहिए। अब फ्यूचर रिटर्न के हिसाब से देखें तो पोर्टफोलियो का जो पीबी रेशियो है ना वो 3.55 है, विच इज डिसेंट, मतलब 2 से 4 के बीच होता है। अगर आपको 2 से 3 मिला तो अच्छा है, 3.55 बहुत ही खराब नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे एक्सिस के फंड से जिनका 4 से भी ज़्यादा है। हाँ, लेकिन ये थोड़ा पॉजिटिव साइड में है। तो ये फंड में अभी भी उतने अच्छे मेरे हिसाब से स्टॉक्स नहीं है जितना अभी का मार्केट है आपका राइजिंग इंटरेस्ट रेट का। दूसरी चीज पीई रेशियो 23.91, ऑल्दो 35-36 जो हमें बाकी ग्रोथ स्टॉक्स में देखने को मिलती है वो नहीं है, लेकिन ये ऐसा भी नहीं कि 18-19 का दिख रहा है। तो हाँ, डिसेंट है, मतलब कुछ ज़्यादा ओवर पे नहीं कर रहे हैं। तो आपका रिटर्न ऑलमोस्ट मार्केट के एक्सपेक्टेड रिटर्न के आसपास आएगा। तो यही पैरामीटर को देखते हुए हम इसका पोर्टफोलियो देखते हैं बेसिकली। अब पोर्टफोलियो में जो सेक्टर वाइज एलोकेशन हुआ है ना, उसमें जो इक्विटी लार्ज कैप की कैटेगरी है उसमें ऑटोमोबाइल का थोड़ा हाई प्रोपोर्शन कर रखा है, टेक्नोलॉजी का कम है, हेल्थ केयर का ज़्यादा है, एक्सेट्रा। और अगर आप इसके पोर्टफोलियो देखेंगे तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसका बहुत ही ज़्यादा पीई है। एक भारतीय एयरटेल, क्योंकि ये भारतीय एयरटेल का प्रॉफिट इतना कम हो गया पिछले कुछ सालों में एजीआर ड्यूज एजीआर फाइन करना कि उनको, क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट और फंडिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी तो वो बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट को चुका रहे हैं, तो वो प्रॉफिट कुछ कमा नहीं रहे। लेकिन अगर उनका ईबीडिटा देखेंगे ना, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो स्टिल काफ़ी अच्छा है अक्रॉस द पैरामीटर। अगर उससे करेंगे तो इम्प्रूव होगा। ऐसी कुछ कंपनी है यहाँ पे जिनका हाई है, सोना, BLW, ये एक लार्ज कैप कैटेगरी में नहीं है, लेकिन आपको बस 65% ही लार्ज कैप में डालना होता है, बाकी आप कहीं पर भी डाल सकते हैं। ऐसी ICICI प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ इंश्योरेंस का पीई रेशियो हाई है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसा हमें कंफर्ट नहीं मिला कि कम पीई रेशियो वाले ही इसने रखे हुए हैं। और अगर आप ये देखेंगे ना, ये सारे स्टॉक्स आपको निफ्टी 50 में भी मिलेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हिस्सा है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, ITC, ये सब निफ्टी के पार्ट है। तो बेसिकली वो लिमिटेड ही हैं कि कहाँ का इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट में जो बैंक्स को ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि आप कभी भी देखिएगा कि जब भी आपको बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, तो आरबीआई जैसी अगर 40 BPS बढ़ाता है ना, जैसे अभी बढ़ाया उसने, तो वो तुरंत बैंक आपको पास कर देता है। लेकिन आरबीआई जैसे रेट घटाता है तो बैंक आपको तुरंत पास नहीं करता है। तो अभी इंटरेस्ट रेट राइजिंग सिनेरियो, तो यानी प्रॉफिट अपने पास होल्ड करेगा। बैंक का एक्सपोजर ओवर द मार्केट हाई होने का यही फायदा है कि फाइनेंशियल में थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा होना चाहिए, बेसिकली बैंक्स। अब हम इसके बाकी पैरामीटर्स देखते हैं कि क्या इस फंड मैनेजर को अभी भी ये पोजीशन होल्ड करनी चाहिए या फिर चेंज होना चाहिए, प्लस इसका वैल्यूएशन स्टाइल कैसा है। तो अगर आप इसका पोर्टफोलियो कंपोजिशन देखेंगे ना, तो बहुत ही सिमिलर है आपके S&P BSE 100 के इन रिस्पेक्ट टू स्टॉक सिलेक्शन, लेकिन स्टिल ये थोड़ा वैल्यू साइड है बजाय इस कैटेगरी के। इस कैटेगरी में बहुत सारे लोग HUL, हाई पीई कंपनीज, एशियन पेंट्स, इस सब में इन्वेस्ट करते हैं, जो मुझे नहीं लगता कि अच्छा इन्वेस्टमेंट है। ऑल्दो मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा किसी भी चीज़ का, लेकिन अगर आप देखेंगे तो थोड़ा इस साइड को है। लार्ज में तो उसे इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। थोड़ा बस ये है कि वैल्यू साइड को हल्का सा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है लेकिन हल्का सा अंतर है। तो अगर आपके पास बहुत सारे ब्लू चिप फंड है ना, तो मेरी रिकमेंडेशन तो हमेशा यही होती है कि आप ब्लू चिप फंड का यूज ही ना करें, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है लार्ज कैप में इंडेक्स को बीट करना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आजकल बहुतों के पास है, कोई आर्बिट्राज नहीं रह गया। लोग इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को होल्ड करते हैं, जैसे स्टॉक एज और ये सब तो तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन देता है और लोग तुरंत उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो फंड मैनेजर जो अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज है जिससे वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकाल सके, वो एज कम हो गया है। अब इस केस में आपको मेरे हिसाब से निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 का बस इंडेक्स फंड ले लेना चाहिए। जैसे 10,000 अगर आप किसी ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 5-5 हज़ार उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके उन दोनों में इन्वेस्ट करें। ये तो मेरा रिकमेंडेशन है। अब दूसरी चीज है कि जो फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस देखते हैं, फंड मैनेजर एक और म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है, तो उसकी परफॉर्मेंस देख के बताते हैं कि ये फंड आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए। तो दूसरा फंड ये मैनेज करती हैं फंड मैनेजर SBI मैग्नम मिड कैप फंड। तो इनके पास कौन कौन से हो गए, लार्ज कैप और मिड मिड कैप।
अब इस मिड कैप की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 1 साल में तो इसने बीट किया है। 3 ईयर में हल्का सा बीट, 5 ईयर में लैग कर रहा है, 7 ईयर में लैग कर रहा है, 10 ईयर में बीट कर रखा है। तो 10 ईयर में तो इन्होंने हर उसको बीट कर रखा है। अब इसमें क्या है कि जो परफॉर्मेंस है अगर आप देखेंगे तो 10 ईयर की अच्छी है, लेकिन अ शॉर्ट पीरियड मतलब 3 to 5 to 7 ईयर्स कुछ खास नहीं है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर लार्ज या मिड कैप में कंसिस्टेंटली बीट कर रहा है आपने बेंचमार्क को। हाँ, ये कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म भी नहीं कर रहा इतने लेवल से, ऑल्दो इसमें अगर आप इसकी रैंक देखेंगे तो काफी डिसेंट है, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ। बेसिकली आई थिंक इस फंड मैनेजर का मेन पकड़ मिड कैप फंड में है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप बस मिड कैप फंड में ही इसके इन्वेस्ट करें। अब इसमें जो लार्ज कैप फंड है वो तो इंडस्ट्री वाइड ही मुश्किल होता है आपको रिटर्न को बीट करना बेंचमार्क के। लेकिन मुझे क्या लगता है ना कि ये जो फंड मैनेजर, ऑल्दो जो भी फंड मैनेजर होता है अकेले फंड को मैनेज नहीं करते हैं, अकेले स्टॉक्स को पिक नहीं करते हैं, उनकी एक टीम होती है। लेकिन एक पर्सन के पास दो इतने बड़े म्यूचुअल फंड होना, एक है 31,000 करोड़, ऑलमोस्ट 32,000 करोड़ का, और ये दूसरा है 7,000 करोड़ का। अब अगर आपका एम 7,000 करोड़ का है ना, तो आप एटलीस्ट दूसरा फंड मैनेजर रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो बेसिकली ऑल्दो इसके पास दो ही फंड मैनेजर है, बहुत सारे फंड मैनेजर के तो 5-6 फंड होते हैं, लेकिन लार्ज कैप और मिड कैप इसके दो अलग कैटेगराइजेशन है, और ये दो अलग कैटेगरी में फंड मैनेज कर रही है। तो बेसिकली मिड कैप में क्या होता है ना, आपको थोड़ा ग्रोथ ओरिएंटेड होना पड़ता है, और वही आपका स्पिल ओवर हो जाएगा लार्ज कैप में। तो अगर आप मिड कैप के फंड्स अच्छे से ढूंढ पाते हैं ना, अच्छे से स्टॉक्स ढूंढ पाते हैं, तो जरूरी नहीं आप लार्ज कैप के भी ढूंढ सकें। तो लार्ज कैप में क्या होता है ना, डुओपोली, मोनोपोली, स्टैब्लिश बिजनेस होते हैं। मिड कैप में क्या होता है कि कोई एक स्टॉक ना आपको बहुत ज्यादा आउटसाइड रिटर्न दे सकता है, लेकिन लार्ज कैप में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास एसबीआई ब्लू चिप फंड है अभी भी, आपको इसमें से रिडीम कर लेना चाहिए और वो टैक्स हार्वेस्टिंग का यूज करते हुए, और किसी इंडेक्स फंड में डालना चाहिए, क्योंकि ब्लू चिप में अक्रॉस ऑल कैटेगरी, अक्रॉस ऑल फंड्स इन दिस कैटेगरी मैं स्ट्रिक्टली रिकमेंड करता हूँ कि आप इंडेक्स फंड के थ्रू जाएं। मिड कैप और स्मॉल कैप इन सब में आप एक्टिव फंड जा सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे स्टॉक्स पता कर पाता है कि जो बहुत ही बेकार है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक होते हैं ना जो लार्ज कैप से मिड कैप बने होते हैं, मिड कैप से स्मॉल कैप बने होते हैं, स्मॉल कैप से माइक्रो कैप बन जाएंगे। तो ऐसे फंड फंड मैनेजर अवॉइड कर पाते हैं, लेकिन इंडेक्स ऐसे फंड को नहीं हटाते अपने उससे, क्योंकि उनको तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से करना है। तो मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आपके पास ये फंड है तो आप इसे सेल करके किसी इंडेक्स फंड में डालिए, लेकिन टैक्स का जरूर ध्यान रखिएगा कि उतना ही विड्रॉ करें जितना आपका टैक्स एफिशिएंट हो। दूसरी चीज कि अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो मत करिए इन्वेस्ट, आप जाके इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करिए। तो मेरा यही रिकमेंडेशन है, अगर आप कोई भी इस फंड को आपको रिकमेंड करता हूँ, मोस्टली एसबीआई बैंक के कस्टमर्स को ये बहुत सारा रिकमेंड होता होगा, तो आप ये वीडियो देख के अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन बना सकते हैं कि हाँ, मुझे इस फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो और के साथ शेयर कीजिए, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया। धन्यवाद।